जय हिंद दोस्तों। मूल विधि की हमारी तीसरी क्लास हो रही है। मूल विधि से जुड़े हुए टॉपिक की बात करें तो मूल विधि में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 40 आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। तो इन सब टॉपिक से आपके लगभग 40 प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिलेगा और नंबर जो रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको तुक्का मारने में बहुत ज़्यादा हम मदद करेंगे, क्योंकि जब आपको थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो तुक्के में मदद करते हैं। तुक्का उन्हीं का सही होता है जो क्वेश्चनों को ज़्यादा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता ना आए, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप गलत ऑप्शन जब निकाल लेंगे तो राइट अपने आप निकल आएगा। 396 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक स्तर करार की गई है? तो कौन सी धारा है? धारा नंबर 303 जो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। ये धारा क्या है? यह धारा आजीवन सिद्ध दोष ठहराए व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो संविधान के नियमों के उल्लंघन में है। और ये जो मुकदमा था ये मिट्टू बना पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 2003 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कभी कभी पूछेगा 303 जो धारा है उसको असंवैधानिक घोषित किया गया, कब घोषित किया गया या किस केस के बाद घोषित किया गया? तो आप कह सकते हो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब सरकार, पंजाब राज्य। ओके, चलो आगे बढ़ो। 397 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? छल की सजा का संबंध निम्न में से किस आईपीसी की धारा के तहत आता है? आईपीसी बोले तो याद रखना आईपीसी जिसे हम बीएनएस बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होना आपकी जानकारी के लिए, चाहे बीएनएस को चाहे आईपीसी को। तो छल की सजा का संबंध निम्न में से किस आईपीसी की धारा के तहत है? तो 417 में छल की सजा का प्रावधान है। और 415 और 416 ये छल को परिभाषित करते हैं, ये धाराएं परिभाषित करती हैं। सजा का प्रावधान 417 में है। देखो याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, छल की सजा का प्रावधान किसमें है? तो धारा 417 में। लेकिन छल की सजा का को परिभाषित कौन सी धारा करती है? तो धारा 14, 15 और 16। निम्न में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है तो सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये क्या है? दंडनीय है। और ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 121। धारा 121, इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माना तीनों में से लग सकते हैं, हो सकता है तीनों लग जाएं। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान किस आईपीसी धारा में किया गया है? तो धारा 306। धारा 306। 307 हत्या से जुड़ी हुई है। 307 क्या है? हत्या से जुड़ी हुई है। 309 आत्महत्या के प्रयत्न से जुड़ी हुई है। अगर आप आत्महत्या का करने का प्रयत्न करते हैं, ये मत नहीं कि हमारा जीवन है हम ही आत्महत्या करेंगे तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। अगर आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं तब भी आपके पास 309 धारा लगेगी। आईपीसी की धारा 420 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो 8। आईपीसी 320 में जो गहरी चोटें हैं उसमें कितनी चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो 8 चोटों को सम्मिलित किया गया है। आईपीसी में किस धारा में विधि विरुद्ध जमावा 141 क्या करती है? इसको परिभाषित करती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पे हैं तो वो विधि विरुद्ध जमावा कहलाएगा। भारतीय दंड की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया है? तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में
जो आपराधिक षड्यंत्र है उसको परिभाषित करती है। तो धारा 120 का ये क्या करती है, षड्यंत्र को परिभाषित करती है। कोई अवैध कार्य कर रहा हो या अवैध षड्यंत्र कर रहा हो, कोई ऐसे कार्य में जो अवैध नहीं है और अवैध संसाधनों द्वारा करने या कराने का सहमत होते हो, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। और दंड का प्रावधान किसमें है, तो याद रखना, अगर कोई षड्यंत्र करता है तो उसका दंड का प्रावधान 120 खा में है। 120 खा में कह सकते हो, ए बी कह सकते हो। याद रखना, परिभाषित कौन करता है, दंड कौन देता है, ये मायने रखता है। आपने 120 याद रखा लेकिन का और खा भूल गए, तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। दंड प्रक्रिया की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, तो केवल असंज्ञेय अपराध से संबंधित है। चलिए आगे क्या कहता है, प्रश्न नंबर 404 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C(2) गा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है, तो संज्ञेय अपराध। क्या परिभाषित किया गया है, संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया की संहिता किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन है, तो किस धारा में किया गया है, धारा 196, धारा 98, धारा 198, धारा 197, तो धारा 198 में किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधानता किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान, यानी अन्वेषण मतलब होता है पूछताछ या खोजने के दौरान, यदि लेखाबद्ध किया जाता है तो वह कथन सुनने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता, हस्ताक्षरित किया नहीं जा सकता है। तो ये किस में आएगा, ये धारा 162 में आएगा। अपराधी द्वारा कथित अपराध संज्ञेय है, कथित जो अपराध है वो संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय जमानती और गैर जमानती, जिसका निर्धारण निम्नलिखित में से किस में उल्लेखनीय है या उल्लेखनीय है, तो दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी में, नहीं सॉरी सीआरपीसी में, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता है, क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता। तो याद रखना, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड को आईपीसी बोलते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता को सीआरपीसी बोलते हैं। दंड प्रक्रिया की किस धारा में सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान है, तो धारा 45 के अंतर्गत ये आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H 2J में निम्न में से क्या परिभाषित किया है, तो किसको परिभाषित किया है। अब क्वेश्चन को गौर से सुनो, 2H और 2J में, 2H और 2J में किसको परिभाषित किया गया है, अन्वेषण, जांच, दोष या इनमें से कोई नहीं, तो किसको किया गया है, अन्वेषण को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125A खा के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, तो देखो माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, तो धारा को किसके तहत आएगा, तो धारा 125(1) और गा के अंतर्गत। और यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तब तो कौन जिम्मेदार होगा, केवल पुत्र होगा, पुत्र एवं पुत्री दोनों होगा, केवल पुत्री होगी या इनमें से कोई नहीं, तो पुत्र एवं पुत्री दोनों है, पुत्र और पुत्री दोनों हैं। तो याद रखना, अगर भरण पोषण के जिम्मेदार की बात करें तो किस धारा में आता है, तो सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 125A और घा के अंतर्गत आता है। घा से घर, आड़ा खाली। एक फरार अपराधी वह होता है जो घर से भागकर छिप गया हो। देखो एक फरार अपराधी क्या होता है, घर से भागकर छिप गया हो, विवेचक को पुष्ट सूचना एवं वह फरार हो गया हो, पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान कि वह भाग गया है, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत
उद्घोषणा जारी हो चुकी हो, तो कौन सा व्यक्ति फरार की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अगर कोई व्यक्ति फरार है तो पूछेगा कि उसमें कौन सी सीआरपीसी लगेगी, तो सीआरपीसी धारा 82, केवल 82। तो धारा 82 क्या होगी? लगेगी फरार में। ये भी पूछ सकता है, ये नहीं कि वही वाला क्वेश्चन पूछे, जुड़ेंगे तो एक ही सब चीजों से। लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? तो डीजी प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किसको गिरफ्तार कर होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु करार तक का अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। दंडनीय अपराध की दशा में आजीवन कारावास की संक्षिप्त विचरण में समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 माह से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक नहीं, 1 साल से अधिक नहीं, 2 साल से अधिक नहीं। तो कह सकते हो 3 माह से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती है। और ये होता है, अगर हम किस कहें, ये सीआरपीसी, किस सीआरपीसी के तहत होता है? तो धारा 262 2 के अनुसार समरी ट्रायल में अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए कारावास की सजा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समरी ट्रायल में 3 माह से जो अधिक की सजा का प्रावधान किस सीआरपीसी में नहीं है? तो 262 और सी, सॉरी 262 2 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है? तो धारा 151, धारा 151। एक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो एक आदमी को कितने वर्ष की सजा दे सकता है? 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो होगा वो 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकेगा। पैतृकर्ता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? तो किसके द्वारा ये संभव है? तो किसके द्वारा? डीएनए जांच। किसके द्वारा? डीएनए जांच के द्वारा संबंध है इसका। परीक्षण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? अपराधी की आकृति, अपराधी की संभावित लंबाई, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। तो डीएनए क्या करता है? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है। उसके बालों का, नाखून का, वीर आदि से उसके होने ना होने की पुष्टि हो जाती है। इसीलिए नाखून मायने रखते, बाल मायने रखते, और उसका स्पर्म। जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? पसीने की बात कर रहे, देखो पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो डीएनए जांच में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आसमान से थोड़े बनेंगे, यही बनेंगे सब। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है? तो उपयुक्त सभी का। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अन्वेषण मतलब होता है झूठ पकड़ना या खोजना। अन्वेषण को एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी चीज को खोजना, बस। अन्वेषण को मतलब याद रखना, एक तरीके से खोज होती है। क्या होती है? खोज। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। सत्य और निश्चित, मानवीय, सुविधाजनक, उपयुक्त सभी। तो सत्य और निश्चित आएगा। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4(6) के अधीन अपराध का विचरण कौन करता है? तो कौन करता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। कौन करता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है, या उसके द्वारा दी जाती है। दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? या धारा संख्या लिखी भी है भारतीय दंड संहिता। अधीक्षक यानी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी अंतर्गत हुई है, और तब ऐसे अपराधों को दहेज मृत्यु माना जाएगा, और इसकी विवेचना एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। दहेज अपराध से जुड़ा हुआ मुकदमा होगा तब।
कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए? कितने वर्ष के बालक और बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान, विवेचना मतलब होता है खोजना, कह सकते हैं खोज, या यहाँ पर आएगा अन्वेषण। तो याद रखना क्या आएगा? अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। तो ये चीजें हैं आपको याद रखना। उसका कथन उसके निवास स्थान पर होगा, जो बोलेगा उसके निवास स्थान पर होगा। तो 15 वर्ष। कितनी एज होनी चाहिए? 15 वर्ष से कम। या हम कह सकते हैं पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आके एक मजिस्ट्रेट के समक्ष सस्वीकृति कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार या स्वयं स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? कहने मतलब है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए भी अभियुक्त आ ने एक मजिस्ट्रेट के पास समक्ष कन्फर्मेशन दिया और साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार या स्वयं स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? तो धारा 26। कौन सी धारा? धारा 26। दहेज लेना दहेज देना किस विधि के अंतर्गत एक अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।